नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं 30 यार्ड्स। आज के मैच की चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सजल साहू और उपेंद्र थापक। आप दोनों का हमारे तो सजल जी, आप बताइए कि आज के मैच में आरसीबी की तरफ से आरसीबी की इतनी अच्छी टीम होने के बाद भी क्या कमी रह गई आरसीबी के खेमे में आज, जो एलएसजी के ऊपर आज वो जीत हासिल नहीं कर पाई। देखिए सबसे पहले तो 181 का स्कोर खड़ा किया था एलएसजी ने। और मैं केएल राहुल की कैप्टनशिप की बड़ी ज़्यादा सराहना करूंगा आज, क्योंकि विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस जो ओपनिंग में आते हैं, विराट कोहली का जो स्कोर है, जो परफॉर्मेंस है, वो स्पिन के खिलाफ उतना खास नहीं है जैसा पेस अटैक के खिलाफ है। उनका स्ट्राइक रेट 100, 106, 110 के आसपास रहता है स्पिन के खिलाफ से। तो शुरुआती शुरुआती ओवर में उन्होंने दोनों साइड से स्पिन खिलाया है विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस को, और उतने ज्यादा रन उनको बनाने नहीं दिए। आपको बता दें कि विराट कोहली ने स्पिन गेंदबाज से ही वो आउट होकर गए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ओपनिंग पेयर नाकाम रहा एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में। उसके बाद मैं सराहना इनकी भी, मैनेजमेंट की करूंगा आरसीबी की, कि रजत पाटीदार को उन्होंने तीसरे नंबर पर आज बुलाया है। इससे ये देखने को मिलता है कि रजत पाटीदार को जो आरसीबी की मैनेजमेंट है वो बैक कर रही है। और मुझे लगता है कि आज के मैच में वह चाहते थे कि रजत पाटीदार एक ऐसी इनिंग खेले जो मैच जिता दे। आज मुझे लगता है कि रजत पाटीदार ने खेला भी अच्छा ही। अ, उनके साथ कोई आखिरी तक खड़ा नहीं रहा, उसके कारण भी एक वजह है कि वो जल्दी आउट हो चुके। लेकिन आज जिस मकसद से उनको भेजा गया, मुझे लगता है कि उसमें खरे उतर आए हैं। बात की जाए ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन की। ग्लेन मैक्सवेल जिस कद के हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, वैसा अभी तक देखने नहीं मिला है। पिछले मैच में कुछ उन्होंने हमें दिखाया था, कुछ रन्स मारे थे, लेकिन वो भी उनके 2 कैच छूटे थे, तब उतने रन जाके बने थे। कैमरन ग्रीन के साथ दिक्कत ये आ रही कि मैनेजमेंट जो है उनके क्रम को, बैटिंग क्रम को अभी तक भाप नहीं पाए कि उन्हें उतारना कहाँ है। आपको बता दूं कि कैमरन ग्रीन जब मुंबई इंडियंस में थे, तब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते थे। तब मैं आपको एक स्टैट बता देता हूँ। नंबर 3 पर वो बल्लेबाजी करते थे आपके मुंबई इंडियंस के लिए। तब उनका जो वो रहा, 10 इनिंग उन्होंने वहाँ पर बैटिंग की है, और करीबन 400 के रन उन्होंने बनाए हैं, जिसमें से 50 का एवरेज है और 160 का स्ट्राइक रेट है। तो ये मैनेजमेंट जो है वो कंफ्यूज है कि कैमरन ग्रीन को कहाँ उतारा जाए। कभी वो तीसरे नंबर पर उतारती है, कभी 5वें नंबर पर। जब वो तीसरे नंबर पर कैमरन ग्रीन को उतारा गया था, तब ये देखा गया था कि स्टार्ट उनको मिल रहा है, अच्छी पारी खेलते हैं, लेकिन वो बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। अनुज रावत ने आज 21 बॉलों पर 11 रन बनाए हैं, और आपको बता दूं कि ये और अच्छा बन सकता था, लेकिन उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि जब शुरुआत में ही 3 से 4 विकेट आपकी टीम के गिर जाए, तो आपको अपनी टीम को संभालना होता है, जिसको अनुज रावत और आपके रजत पाटीदार ने मिलकर किया है। और महिपाल लोमरोड है, दिनेश कार्तिक का दिन नहीं रहा, कोई बात नहीं। एक और दिन, एक और डे सब बैट्समैन के उसमें आता है। महिपाल लोमरोड जब बैटिंग कर रहे थे, जिस तरीके से उन्हें चौके और छक्के लगाए, ऐसा लग रहा था कि मैच को बहुत पास ले जाएंगे। लेकिन देखिए, अगर ये तो हुई बैटिंग की बात। बैटिंग से मैं उतना निराश नहीं हूँ, ठीक है, होता है एक और दिन। आज इस इनके साथ भी हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जो की प्लेयर्स थे, जो पिछले मैचों में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि जैसे रजत पाटीदार ये फॉर्म में आ रहे हैं, लॉम्ब्रो भी अब अपनी गति पकड़ चुके हैं। ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अगर बात की जाए बॉलिंग के बारे में, आज टॉपले आए बॉलिंग करने के लिए। आपको एक मैं वो बता दूं कि जैसे कि आरसीबी के बॉलिंग में खेलते हैं दयाल हो गए, सिराज हो गए, मयंक डागर, कैमरन ग्रीन, ये एक मेन बॉलर है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इन्होंने अभी तक शायद, हाँ, 4 मैच खेले हैं आरसीबी वालों ने, उनमें सबसे ज्यादा विकेट आपके ग्लेन मैक्सवेल के हैं। उन्होंने टोटल 4 विकेट लिए हैं इस टूर्नामेंट में। और ग्लेन मैक्सवेल एक ऐसा बॉलर है जो पार्ट टाइम बॉलर है। और आपके सिराज और आपके मयंक डागर है, और अभी कुछ दिनों तक जोसफ थे, अल्जारी जोसफ थे, तो उनके विकेट इतने नहीं है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल के हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग इस तरीके से फेल होना, और आपकी
पार्ट टाइम बॉलर ही आपको विकेट दे रहे, तो ये थोड़ा-सा बहुत गलत है। जी, आपका माइक म्यूट है। सजल, आपने बखूबी अच्छे ढंग से हमारे दर्शकों को समझाया। उपेन, मेरा सवाल आपसे है कि जैसे सजल ने बताया कि कैमरन ग्रीन को मैनेजमेंट उनके मनचाहे पोजीशन पर बैटिंग नहीं दे रही है, तो फैफ डू प्लेसी की अगर हम बात करें ओपनिंग में तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। क्या आपको लगता है कि कैमरन ग्रीन और विराट कोहली को साथ में ओपनिंग करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, हमने देखा है मुंबई के लिए कैमरन ग्रीन एक दो बार ओपनिंग करते नजर आए हैं और अच्छा प्रदर्शन किया है। देखिए आरसीबी की जो टीम रही है उसके साथ हमेशा से ये दिक्कत रही है कि शुरुआत के 2-3 तो उनके डिसाइडेड रहते हैं, लेकिन उसके बाद कौन आएगा उनका मध्यक्रम हमेशा से ही उनकी कमजोरी रहा है। विराट कोहली जब से आईपीएल है तब से आरसीबी के साथ हैं। उसके पहले क्रिस गेल होते थे। हर टीम मतलब खिलाड़ी होते थे लगातार। दिक्कत इनकी मध्यक्रम की रही है। मध्यक्रम में आपको एक बल्लेबाज, भारतीय बल्लेबाज चाहिए। आपको शायद वो चीज़ पता हो कि विराट कोहली का के स्कोर इंडिया के मतलब आरसीबी के लिए सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कोई भी भारतीय बल्लेबाज 1000 रन तक नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है आरसीबी के साथ कि आपके पास कोई ऐसा बल्लेबाज है ही नहीं, जो आपके मध्यक्रम को सँभाल पाए। जहाँ तक बात है कैमरून ग्रीन की, तो देखिए उनके पास लगातार से बल्लेबाज ऐसे हैं जो सँभालने के लिए चाहिए। कैमरून ग्रीन नंबर 3 पे भी अच्छी बल्लेबाज़ी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप ग्लेन मैक्सवेल को ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते। उसके जो अनुज रावत हैं, उनको कितना नीचे ले जाएँगे फिर आप? दिनेश कार्तिक वैसे ही नीचे आते हैं आपके महपाल लोमरार जो अच्छी बल्लेबाज़ी कर रहे हैं, आज उन्होंने दिखाया कि वो जिता सकते थे अगर वो खड़े रहते तो, उम्मीद बनी हुई थी, लेकिन वहाँ पे वो भी आउट हो गए। उसके बाद देखिए रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल ये सब लाइन से आएँगे, लेकिन कैमरून ग्रीन आप मुंबई में उतने नंबर पे खेलते तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी उतने ही नंबर पे खेलें। केएल राहुल से जब आरसीबी में थे तो ओपनिंग भी कराई जाती थी और ये कहीं आके वो नंबर 4-5 पे भी खेले हैं। रोहित शर्मा भी शुरू में कहीं खेलते थे, बाद में कहीं खेले और लास्ट में ओपनिंग पे पहुँच गए। डुप्लेसिस और विराट कोहली ओपनिंग के लिए परफेक्ट हैं और विराट कोहली चाहेंगे भी कि वो डुप्लेसिस के साथ ही ओपनिंग करें। आप डुप्लेसिस को नीचे नहीं कर सकते, वो तो ओपनिंग करेंगे ही। वो ओपनर बैट्समैन है। उसके बाद कौन डिसाइड होता है ये टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन लगातार मुझे नहीं लगता कि वो कैमरन ग्रीन को ऊपर कर देंगे। और जहाँ तक बात है आज कैमरन ग्रीन के आउट होने की, तो वो एक्सेप्शनल बॉल थी। वो वो सॉरी यादव की जो बॉल थी वो एक्सेप्शन थी। उनके मतलब यादव ने जो खुद इंटरव्यू किया अपना, उसमें भी उन्होंने कहा कि मुझे सबसे अच्छा फेवरेट विकेट कोई अगर लगा तो वो ग्रीन का ही लगा। तो यही है कि बैटिंग लाइनअप तो आरसीबी का हमेशा से ही डबाडोल रहा है। इनको अपने बैटिंग लाइन पे और काम करना होगा कि कैसे बिल्कुल स्टैटिक में रहेगा। खैर 3 मैच हार चुके हैं ये और इनके लिए आने वाली राह अब थोड़ी-सी मुश्किल होती नज़र आ रही है। हाँ सजल, मेरा सवाल आपसे है कि T20 वर्ल्ड कप नजदीक है। ऐसे में बात करें हम मोहम्मद सिराज की, तो ये सभी के सामने है कि मोहम्मद सिराज कुछ मैचों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इसका फर्क हमको T20 विश्व कप की चयनित टीम में नजर आ सकता है? जी हाँ, ये तो जाहिर सी बात है। अगर आप टीम चयन कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस के बेस पर करेंगे, ना कि नाम के। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ऋषभ पंत पहले ये था कि उनका पक्का था जगह T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन अब इतने सारे विकेट कीपर अब परफॉर्म करना चालू कर चुके हैं, तो ऋषभ पंत को भी परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, ऐसी बात कही जा रही है। तो यह मोहम्मद सिराज के लिए भी होता है। मोहम्मद सिराज हमारे एक प्रीमियर बॉलर है। जब आपके बुमराह नहीं थे, जब वो चोटिल थे, तब उन्होंने कमान संभाली और काफी अच्छा भारत को उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया। लेकिन उनको यह समझना होगा कि अभी आगामी T20 वर्ल्ड कप है, और इस टूर्नामेंट में आपको प्रदर्शन करके दिखाना होगा, क्योंकि आपको ये बता दें कि यहाँ इस टूर्नामेंट में इस साल कई ऐसे बॉलर्स आ रहे हैं, भारतीय बॉलर्स आ रहे हैं, जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है और इतने अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके सामने जो फॉरेन प्लेयर्स है उनकी तक नहीं चल पा रही है। तो मोहम्मद सिराज, बोला जा रहा है कि मोहम्मद सिराज तो होंगे ही स्क्वाड में, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो अभी जो नए बॉलर्स आ रहे हैं टीम में, उनको प्रेफरेंस दे दिया जा सकता है मोहम्मद सिराज के ऊपर। तो मोहम्मद सिराज को अब
काम करना पड़ेगा अपनी लाइन एंड लेंथ पर। मुझे लगता है कि वो पिछले 2 या 3 मैचों में ज़्यादा रन खाने से वो प्रेशर में हैं और ये ज़ाहिर-सी भी बात है देखिए जब आप चिन्नास्वामी स्टेडियम में रहते हैं तो आप एक बड़े स्कोर की ही सोचते हैं कि जो टीम है बड़ी स्कोर बनाएगी या फिर सीधी बात में कहा जाए तो एक बैटिंग पैराडाइज़ मतलब कि बॉलर की वहाँ से कुटाई होगी। तो शायद ये इनका लास्ट मैच था यहाँ पर चिन्नास्वामी में, अब ये अवे जाने वाली है, दूसरे घरों में दूसरे ग्राउंडों में जाने वाली है। तो ये देखना ज़रूरी होगा कि वहाँ के कंडीशंस के हिसाब से मोहम्मद सिराज किस तरीके की बॉलिंग करते हैं और मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज आने वाले टूर्नामेंट में एक अच्छे बॉलर बनकर उभरेंगे फिर से। हमने बात की अभी बॉलिंग की, तो बॉलिंग से मुझे एलएसजी के मयंक यादव याद आ जाते हैं। मयंक यादव का पिछला मैच सभी को याद होगा कि हमको किस गति से वो गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। मैं कहूं तो एक तरीके से सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह वो गेंदबाजी कर रहे हैं। आज अच्छे अच्छे विदेशी बल्लेबाज को वो बैकफुट पर धकेल दे रहे हैं। तो क्या हमको हमारे भविष्य के लिए एक फास्ट बॉलर मिल गया है? देखिए आईपीएल अभी लंबा चलने वाला है, 1 डेढ़ महीने का टूर्नामेंट है पूरा। और अगर चेन्नई लखनऊ के सारे मैचों में मयंक यादव खेलते हैं और इसी तरीके से प्रदर्शन करते हैं, तो मुझे इस चीज का लग रहा है कि मयंक यादव आने वाले समय में ज्यादा दूर नहीं है, अगला टी20 वर्ल्ड कप जो आ रहा है उसकी 15 सदस्यीय टीम में तो शामिल हो ही सकेगी। मैं आप दोनों की भी राय जानना चाहूंगा इस पे कि आप दोनों क्या सोचते हैं कि सिराज या मयंक यादव, आज की कंडीशन में अगर देखा जाए तो आप किसको चूज करेंगे? सिराज के पास एक्सपीरियंस है, बात सही है, लेकिन आज की कंडीशन में अगर देखा जाए तो मयंक यादव ने जो गेंदबाजी की, कैमरून ग्रीन को जिस तरीके से उन्होंने आउट किया उन्होंने, वो एक्सेप्शनल है। तो मयंक यादव 21 साल के हैं, इंडिया का फास्ट बॉलिंग लाइनअप, मैं तो कह रहा हूँ कि आईपीएल ने इंडिया को इतने सारे फास्ट बॉलर्स लगातार देने की कोशिश में है कि मजा आ रहा है इसको देखकर कि मतलब ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज बच रहे हैं उनका ओवर खेलने के लिए, कि कैसे इनका ओवर निकल जाए उसके बाद मारने की कोशिश की जाए। मयंक यादव के ओवर में देखिए अब 3 साढ़े 3 के स्ट्राइक सॉरी इकोनॉमी से रन दिए हैं उन्होंने और 3 विकेट भी लिए हैं। तो फ्यूचर राइजिंग स्टार इतनी जल्दी खैर कहना ठीक नहीं है। उमरान मलिक के लिए भी लोगों ने कहा था, लेकिन लाइन और लेंथ का जो गड़बड़ देखा गया था हमने उनके लिए वो अलग था। इनकी लाइन और लेंथ भी परफेक्ट है और स्पीड भी परफेक्ट है। मैं आप दोनों को जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, सिराज या फिर मयंक यादव आज के दिन में? जी देखिए, मुझे तो लगता है कि मयंक यादव को मैं नीले जर्सी में देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि जिस हिसाब की उनकी लाइन और लेंथ अभी दो बीते दो मैचों में देखी गई है, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और देखिए, 156 की रफ्तार से बिल्कुल सटीक लाइन पर गेंद करना मुझे लगता है कि एक अच्छे गेंदबाज की निशानी है। और देखिए, सबसे जो मैंने देखा बेयरस्टो, पिछले मैच में उन्होंने बेयरस्टो तक उनको बैकफुट पर खेल रहे, तो अच्छे अच्छे जो बल्लेबाज हैं, मयंक यादव मयंक यादव को बैकफुट पर खेल रहे हैं, तो आगे देखने में दिलचस्प होगा कि मयंक यादव आगे के मैचों में कैसे प्रदर्शन करते हैं। हम सजल से जानते हैं मयंक यादव को लेकर कि ये क्या सोचते हैं मयंक यादव। जी हाँ, पिछले 2 मैचों में मैंने मयंक यादव को देखा और प्रदर्शन से काफ़ी ज़्यादा मैं क्या बोला जाए प्रसन्न हूँ कि ये हमारे ट्रेडिशन में है कि हमें जब कोई एक नया इस टाइप का प्लेयर अगर हमको परफॉर्म करते हुए दिखता है तो हम उसको चाहते ही है कि वो जल्दी से जल्दी नीली जर्सी में हमें दिखे। जी हाँ, आपने सही बात की कि मयंक यादव को नीली जर्सी में जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए और ये भी हो सकता है कि टी20 वर्ल्ड कप में वो आ जाए। लेकिन सिराज के मामले में अगर मैं बात करूँ तो सिराज भी एक अच्छे बॉलर है। आपको ये भी पता है कि उन्होंने किस तरीके से जो श्रीलंका की टीम है, उनको लोएस्ट स्कोर में आउट किया है और उससे पहले भी बहुत अच्छे-अच्छे प्रदर्शन दिए हैं। सिराज का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है मयंक यादव से। हाँ, मयंक यादव भी एक अच्छे बॉलर हैं और वो अभी उभर रहे हैं। तो मुझे लगता है उन पर अभी और काम करना बाकी है। उनकी लाइन लेंथ काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। मुझे लगता है कि उनको अ जो मेंटर्स हैं, है ना? जो बॉलिंग कोचेस हैं, उनके साथ और ज़्यादा आने वाले समय में, आने वाले 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में काम करेंगे और मुझे लगता है कि वो 15 के स्क्वाड में शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद सिराज और मयंक यादव के बीच कोई ऐसी फाइट है या कंटेंडर है एक-दूसरे के दोनों। दोनों एक तरीके के अलग प्रकार के गेंदबाज हैं। सिराज फास्ट भी फेंकते हैं और कभी-कभी वो
स्लोअर और कटर वन सीम सीम बॉलिंग भी करते हैं। लेकिन मयंक यादव के में मैंने देखा कि आज वो ज़्यादातर पेस बॉल ही में ही विश्वास रखते हैं। उनकी मैंने शायद स्लोवर वंस अभी तक देखी नहीं है, तो ये देखना ये भी होगा क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कारगर साबित होता है। आपका स्लोवर वंस हो गया, कटर हो गया, ये सब। जी। सजल, आज आज के दिन का आपसे आखिरी सवाल ले लेते हैं कि देवदत्त पडिक्कल की फॉर्म बेहद चिंता का विषय है एलएसजी के लिए। और टीम के पास देखिए दीपक हुड्डा बैठे हुए हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन करते हैं। किसी भी नंबर पर उनको ओपनिंग भी करा दी जाए, नंबर 4 भी खिला दिया जाए, तो ऐसे में देवदत्त पडिक्कल को मौका देना और दीपक हुड्डा को बैठा देना, क्योंकि दीपक हुड्डा साथ में बॉलिंग का वेरिएशन भी लेके आते हैं। तो क्या एलएसजी को दीपक हुड्डा को टीम में मौका देना चाहिए? देखिए, सही बात की। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आज शुरुआत के जो 4 बैटर्स हैं आपके एलएसजी के, लखनऊ के, वो कहीं न कहीं पिछले समय में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए ही खेले हैं। और इससे याद आता है हमारा डेविड पड्डिक्कल जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए भी खेला करते थे पिछले 1-2 साल पहले, शायद पिछले साल शायद उन्होंने खेला है, मुझे उतना ध्यान नहीं है। तो उस वक़्त उनकी जो बैटिंग है विराट कोहली के बाद उनको माना जाता था कि वो इनिंग सँभालेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ मैचेस होते हैं जहाँ पर अच्छे प्लेयर्स नहीं चल पाते हैं और हमको पता है कि कितने ये कैपेबल प्लेयर हैं। देखिए, हम इनके फ़ॉर्म की चिंता तब करेंगे जब मान लीजिए कि आपके टॉप बैटर्स ही रन नहीं बना रहे, जैसे क्विंटन डिक हो गया, केएल राहुल हो गया। अगर वो रन नहीं बना रहे और देवदत्त पड्डिक्कल के रन नहीं आ रहे, तब एक चिंता का विषय है। मैंने पिछले कुछ मैचों में देखा है लखनऊ के साथ कि इनमें एक शिफ्ट चल रहा है, जैसे कि सबसे पहले अगर मान लीजिए ओपनिंग चल रहा है, तो आपका मिडल ऑर्डर नहीं चलेगा, लेकिन ओपनिंग वाले इतने रन बना देंगे कि सामने वाले के लिए काफ़ी है। और कुछ मैचेस में ऐसे आप देखेंगे कि आपके जो टॉप बैटर्स हैं, टॉप 3 बैटर्स हैं, वो रन बना रहे हैं। वो रन नहीं बना रहे, लेकिन आपके मिडल ऑर्डर इतने ज़्यादा रन बना दे रहे हैं कि एक अच्छा टारगेट सेट कर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी डेविड पट्टिकल को एक अच्छे बैट्समैन है, उसको उनको जो टीम मैनेजमेंट है, जो टीम है, जो कैप्टन है, उनको बैक करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है देखिए, क्योंकि आपके ये जो रन है वो तो आ ही रहे हैं, एक अच्छे टोटल बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देवदत्त पट्टिकल आने वाले समय में, आने वाले जो मैचेस आने वाले हैं, वो धीरे-धीरे इसे कोप अप कर लेंगे और एक अच्छा इनिंग वो चालू कर, क्योंकि प्लेयर्स वो बहुत अच्छे हैं। उनके जो शॉट्स हैं वो काफ़ी क्लीन शॉट्स हैं और हर रेंज में शॉट्स खेलते हैं वो। उनके जो रेंज ऑफ शॉट्स है काफ़ी अच्छे हैं। इसके साथ-साथ जैसे मैं कहता हूँ कि उनको हर गियर पर बैटिंग करने आता है, जो कि किसी एक बैट्समैन के लिए ज़रूरी है। जी। आप दोनों का हम हमारे दर्शकों को कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हम 30 यार्ड्स की तरफ से आगे के मैच की कवरेज भी अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। अपने समय के लिए सभी को धन्यवाद और देखते रहिए 30 यार्ड्स।